Good morning, students. Today we will discuss about Newton's laws of motion. Student, last term पे we have discussed about inertia, and I have explained about inertia of types of inertia, and about inertia. What is inertia? Today we will discuss about Newton's laws of motion. Student, Sir Isaac Newton has given 3 laws of motion. We know that 3 laws are Newton's first law of motion. First law of motion. सेकेंड हमने क्या कहा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड थर्ड इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. स्टूडेंट, डायरेक्टली मैं बात करता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट अब मैं बात करूंगा लीनियर मोमेंटम का, है ना. इनको डिस्कस करने से पहले मैं लीनियर मोमेंटम का डिस्कस करता हूँ. लीनियर मोमेंटम, स्टूडेंट मोमेंटम का कॉन्सेप्ट देखिए क्या हो जाएगा. मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं मास इन मोशन. When mass is in motion, then we will say that there is momentum. Understand? When mass is in motion, there is क्या होगा, मोमेंटम. मोमेंटम का होना क्या होता है, किसी मास का मूव करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ये आपका मोमेंटम हो जाएगा. है ना स्टूडेंट. तो मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी क्या होता है, उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी. जितना ज्यादा मास होगा उसका मोमेंटम उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी उतना उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा. यानी जो टर्म मोमेंटम है ये 2 फैक्ट पे डिपेंड करता है. पहला फैक्ट जो है इसका मास, दूसरा जो फैक्ट है इसका वेलोसिटी. यानी momentum is directly proportional to mass and velocity of a body. We can say that the momentum of a body is the product of, mathematically we can say that the momentum या linear momentum of a body is the product of the mass of the body and velocity of the body. Means student क्या हो जाएगा, momentum P is represented as P equal to क्या हो जाएगा, mass of the body. student, mass of the body into velocity of the body. ये हो गया स्टूडेंट. मास इसका m, वेलोसिटी v, यानी प्रोडक्ट ये जो हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज मोमेंटम. यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. क्या बोला स्टूडेंट मैंने, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द product of mass of the body and velocity of the body. Okay student, it was the momentum of the body. है ना स्टूडेंट. सॉरी स्टूडेंट, ये v से रिप्रेजेंट किया गया. यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, या वी कैन से दैट कि ग्राम मीटर सेकेंड पे -1. दिस इज द क्या हो गया, यूनिट ऑफ पी. एंड स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका कि ग्राम को एम से डिनोट किया जाता है और मीटर को एल से और सेकेंड को टी से. तो एम एल टी पे -1 क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला किसका, मोमेंटम का. है ना स्टूडेंट. I have told you that linear momentum का मतलब मोशन किसका, मोमेंटम का मतलब हो गया मास इज इन मोशन. मीन्स मास क्या होगा, किसी बॉडी का, एवरी बॉडी हैज सम मास, यानी एवरी पार्टिकल हैज मास. क्या हो जाएगा,
when the mass of the particle will be in motion, then we can say that that particle has momentum, and momentum, that is mass in motion, and it depends on mass of the body and velocity of the body. That is the P, that is linear momentum, is equal to the product of mass of the body and velocity of the body. That is P is equal to m multiplied by v. यूनिट ऑफ पी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी पे -1 हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट वी कम टू एट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. स्टूडेंट फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, दैट इज सिमिलर टू इनर्शिया. है ना स्टूडेंट, इट इज सिमिलर टू इनर्शिया. फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, इट स्टेट दैट इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट टेंड्स टू बी इन रेस्ट, है ना, एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. है ना स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि इफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, है ना, एट रेस्ट, ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न किया जाए, है ना. और इफ ए बॉडी इज इन मोशन, then it will remain its motion in the same direction. जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये क्या करेगा, मूव करता जाएगा. कब तक, जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाइड किया जाए. कहने का मतलब स्टूडेंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट क्या स्टूडेंट, मैंने कहा स्टूडेंट बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई किया जाए. तो वी कैन डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या, एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू बी इन रेस्ट. कह सकते हैं ए बॉडी टेंड्स टू बी इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू बी इन रेस्ट, और ए बॉडी टेंड्स टू बी इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. यानी कह सकते हैं स्टूडेंट, एक बॉडी क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रेस्ट, और या कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन with the same speed in the same direction unless an external force applied on it. मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट यही है कि if a body is in rest it will be in rest, or if a body is in motion then it will be in motion in the same direction with the same speed unless an external force applied on it. किसी कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए. है ना स्टूडेंट, ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और स्टूडेंट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट. क्या बताया स्टूडेंट हमने, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on it in the same direction, है ना, along the same direction. जिस डायरेक्शन में अप्लाइड रहेगा उसी डायरेक्शन में, है ना स्टूडेंट. देखिए, if P be the momentum, P is the momentum, the rate of change of momentum dP by dt हो जाएगा. ये इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स एफ के. इफ वी अप्लाइड इन वेक्टर फॉर्म देन इट विल बी इन वेक्टर फॉर्म. मीन्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, ये डी पी बाई डी टी को के स्टूडेंट ये हो जाएगा. ये हो गया स्टूडेंट. बट वी नो दैट स्टूडेंट वी कैन से दैट यहाँ से अगर क्या हो, इफ क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या सिंपली वी कैन राइट इट एज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई dt. है ना स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट क्या आएगा, डीपी बाई dt हो गया है. ये क्या स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
और ये क्या एक्सटर्नल फोर्स। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये स्टेट किया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force applied on it, external force applied on it, the body in the same direction। ये हो गया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट किया आएगा। यहाँ से स्टूडेंट के और ये क्या करेंगे, P को आप क्या लिख सकते हैं, यम इंटू वी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये dt, के यम कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dv बाई dt हो गया स्टूडेंट। ये हो गया F, ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन है ना स्टूडेंट, ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंस dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a। यहाँ पे स्टूडेंट वेव, एक्सपेरिमेंटली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटली हम क्या लिख सकते हैं, या इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, सब 1 1 हो जाए तो k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 1 कंसीडर किया तो f इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर a। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू m में। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ये भी होता है ना स्टूडेंट। ये हो गया न्यूटन से सेकंड लॉ। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, टू ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है ना स्टूडेंट। टू ईच, फॉर एग्जांपल ऐसे इसका वेट, किसी बॉडी का वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो इसके वेट के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आर लगता है ना स्टूडेंट, है ना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर ऊपर की तरफ लगेगा, है ना स्टूडेंट। हम अर्थ की सरफेस को जितना प्रेशर से प्रेस करते हैं, अर्थ भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करती है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। कहने का मतलब टू ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना स्टूडेंट। जैसे क्या करते हैं, कोई शिप है और हम क्या है किसी रिवर के साइड पे है और हम शिप से जंप करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, जंप करते हैं तो शिप पर उतना प्रेशर लगता है तो वो भी हमें उतना ही उछाल मारता है, यानी आवर जंपिंग क्या होगा, ड्यू टू ये होता है टू ई न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार होता है, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। सिंपली ये जान लीजिए, न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि टू ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है ना स्टूडेंट। कहीं पर भी आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स आपके ऊपर अप्लाई करेगा। जैसे मान लीजिए मैं इस डस्टर पर, इस पर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसके मॉलिक्यूल भी मेरे द्वारा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें। कोई बॉल ले लिया, जब बॉल को अगर आप प्रेस करते हैं, दबाते हैं, क्या होता है, बॉल दब जाती है तो बॉल भी आपके अंदर आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है अपना साइज सेम करने के लिए। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है, टू ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट नोट्स में मैंने ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है और यहाँ पे भी बताया है, जो कंफ्यूजन होगा उसको मैं अगले वीडियो में और क्लियर कर दूंगा। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लेरिफाई करते हुए आगे के टॉपिक को मैं बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स।